Hello kids, the topic that we will take up today is soil, and the key elements that we will discuss are formation of soil, soil profile, composition of soil, various types of soil, properties of soil, soil and crops, soil erosion, soil conservation and soil pollution. अब जो soil है ना, मिट्टी, ये बहुत ही important natural resource है. क्यों? क्योंकि इसी मिट्टी में अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे उगते हैं जिनसे हमें खाने पीने की चीज़ें या मेडिसिन्स भी मिलती हैं. अब ये मिट्टी या सॉइल है क्या? ये जो अर्थ की सरफेस है ना, इसके ऊपर एक छोटी सी लेयर है. ये कुछ मिलीमीटर से कुछ मीटर्स तक की थिकनेस में हो सकती है. सॉइल जो है बड़े सारे एनिमल्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है. यही नहीं, जितने डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो ब्रेकडाउन होता है ना माइक्रोब्स के थ्रू, उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में ही मिलते हैं. तो सॉइल जो है ये बड़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर है जिसमें रॉक्स के छोटे या बड़े पार्टिकल्स आते हैं, मिनरल्स होते हैं, डेड या फिर डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स होते हैं. अब सॉइल जो है वो हर जगह एक जैसी नहीं रहती. अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की सॉइल होती है. क्यों? क्योंकि सॉइल में बेसिकली मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का, साथ में पानी और हवा भी रहती है. अब जैसे कि हमें पता है कि जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं. हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं. अब ये प्लांट्स सॉइल में ग्रो करते हैं. इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितनी भी लाइफ है अर्थ पे वो सॉइल पे डिपेंड करती है. लेट अस नाउ लुक एट दी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ये बड़ा ही धीरे या स्लो प्रोसेस है. 1 सेंटीमीटर थिकनेस की जो सॉइल है ना, वो बनने में 500 या उससे ज़्यादा साल लग सकते हैं. अब सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है? वेदरिंग से. अब वेदरिंग क्या है? जो बड़े बड़े पत्थर के पीसेस हैं ना, वो हवा से, टेम्परेचर से, ठंड से, बारिश से, या जो फ्रॉस्ट बनती है उससे, या गर्मी, इन सब चीज़ों के एक्शन से वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में कटते हैं. इसको वेदरिंग बोलते हैं. अब ये वेदरिंग के एजेंट्स क्या क्या हैं? टेम्परेचर हो गया, सी वाटर हो गया, स्नो हो गया, या फिर आपका बहता पानी भी जो है वो भी इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकता है. तो ये सारे एजेंट्स हैं वेदरिंग के. अब सॉइल में ये रॉक्स के या फिर जो बड़ी बड़ी रॉक्स या पत्थर हैं इनके टुकड़े हैं. इसके साथ मिनरल्स हैं. जो प्लांट्स और एनिमल्स मर चुके हैं उनका जो डिकेइंग मैटर है वो भी इसमें है. इनफैक्ट ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है ना, इसको ह्यूमस कहते हैं. और ये सॉइल का ऑर्गेनिक पार्ट है. जो इनऑर्गेनिक पार्ट है उसमें तो आपके ये पत्थर और इनके टुकड़े और ये मिनरल्स आ गए. अब इसमें जो सॉइल है इसके अंदर बड़े छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ होते हैं. ये हेल्प करते हैं इन डेड एनिमल्स या प्लांट्स को डीके करने में, ब्रेक डाउन करने में, ताकि जितने भी इनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस एक तो सॉइल में आ जाते हैं और ये डेड और डीकेइंग जो रॉटन चीज़ें हैं वो भी हट जाती हैं. फिर इसी सॉइल में अर्थवर्म्स भी होते हैं. ये अर्थवर्म्स सॉइल को ग्राइंड करके वापस फेंकते हैं बाहर, जिससे कि हमारी सॉइल इस ह्यूमस और ये अर्थवर्म के एक्शन से फर्टाइल हो जाती है. इसी सॉइल के अंदर रूट्स होती हैं प्लांट्स की. अब उनको एयर चाहिए रेस्पिरेशन के लिए. ये एयर कहाँ से मिलती है? सॉइल में छोटे छोटे से पॉकेट्स या छोटी छोटी जगहें होती हैं जिनमें एयर ट्रैप्ड होती है, वहाँ से इनको मिलती है एयर. अब फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले स्टेप 1 में क्या है? बहुत बड़े बड़े पीसेस होते हैं जिनको कि पेरेंट रॉक कहते हैं. उनमें क्रैक्स पड़ते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है. जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं ना, जैसे सन, रेन, विंड एट्सेट्रा, इसको कहते हैं वेदरिंग. फिर स्टेप 2 क्या है? अगेन दोबारा से वेदरिंग होती है और जो बड़े पीसेस टूटे हुए थे वो और ज़्यादा छोटे पीसेस में टूटते हैं. इस प्रोसेस जो है इसको हज़ारों साल लग जाते हैं. फिर स्टेप 3 आता है
कि ये जो ऊपर आपके बहुत छोटे छोटे रॉक के पीसेस हैं, इनमें प्लांट्स एनिमल्स के डेड रिमेन यानी कि ह्यूमस मिक्स होता है, जिससे कि ये थोड़ा सा फर्टाइल हो जाता है. ऑल्सो मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर्म द इनऑर्गेनिक मैटर which supports healthy growth of plants. Now collect some samples of soil from different areas in your school like garden, football ground, playground, under a large tree or any other place. Label each sample and study each sample under magnifying glass, and you will find out that the constituents of each sample are different. Now let us look at soil profile. Now soil is made up of different horizontal layers which are called horizons. It can be observed while laying the foundation of a building or digging a well. If you keep digging the soil, you may find small rocks, then bigger rocks in the pit. If you dig deeper, you will find only rocks and no soil. It is very hard to dig into these soils with a spade. This layer of rocks under the soil is called bedrock or parent rock. Hence, a vertical section of soil from the ground surface to the bedrock showing the layers of soil or horizons is called the soil profile. अब इसमें क्या क्या नज़र आता है? सबसे पहले you will find the O horizon. ये सबसे ऊपर की ऑर्गेनिक लेयर है. इसमें आपको सड़ी हुई पत्तियों का गंध या डीकम्पोज होता हुआ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा नज़र आएगा. फॉरेस्ट में अगर जाएंगे तो जो प्रोमिनेंट ऊपर की लेयर है वो ये गिरी हुई पत्तियों की ही होती है. नेक्स्ट आपकी आती है ए होराइजन. ये आपकी ओ होराइजन से नेक्स्ट लेयर है. ये थोड़ी सी डार्क होती है कलर में. इसमें जो है ह्यूमस होता है जो कि प्लांट्स या एनिमल्स के डीकम्पोजिशन से बनता है. ह्यूमस है जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है. फिर मिनरल्स लाइक फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर फाउंड इन दिस लेयर. ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवॉर्म, फंजाई एंड बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर. जो सीड्स हैं वो इस लेयर में जर्मिनेट करते हैं और उनके रूट्स नीचे और शूट्स ऊपर की तरफ आती हैं. तीसरी आती है आपकी बी होराइजन और सब सॉइल. इसमें वेदर्ड रॉक मटेरियल, सिल्ट और क्ले मिलता है. ये जनरली थोड़ी कोर्स या रफ होती है और इसमें मिनरल कंटेंट बड़ा हाई होता है, टॉप लेयर से ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ह्यूमस कम है. इस वजह से इसका कलर लाइट है. जो डीप रूटेड प्लांट्स हैं उनको मिनरल्स इस होराइजन से मिलते हैं. Now we come to the fourth which is the sea horizon और weathered rock. इसको regolith भी कहते हैं. इसमें ह्यूमस बिल्कुल नहीं होता तो इसलिए ये फर्टाइल नहीं है और इसमें थोड़े बेडरॉक के टुकड़े मिलते हैं. ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम होता है. लास्ट वी कम टू द डी होराइजन और bedrock और parent rock. It consists of unbroken solid rock called bedrock. This layer provides a base to the other layers. The soil forming materials are derived from weathering of this layer. So here is an interesting activity to find out the components in soil sample. Take a glass jar with lid, water and soil sample. Put the soil sample in the empty jar. Half fill the jar with water. Put the lid on the jar and shake it well. Leave the jar undisturbed for 1 full day. Next day, observe the layer formed in the jar. The different layers of soil particles of different sizes are well located in the jar. The largest and heaviest particles settle at the bottom, while the finer particles occupy the upper layers. The topmost layer has parts of dead plants and insects. Let us look at the composition of soil. The different constituents that make up soil are given below. पहला क्या है आपका rock particles. ये अलग अलग sizes के होते हैं. ये sand, clay या फिर gravel के हो सकते हैं. Then you have minerals like silica, iron, magnesium, potassium, calcium which are required for the healthy growth of plants. उसके बाद आता है
ह्यूमस, जो कि डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं, ये सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। फिर सॉइल में आपका पानी है और जो सॉइल पार्टिकल्स के गैप्स हैं उनके बीच में गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो कि रेस्पिरेशन और किसी भी ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में है उसकी नरिशमेंट के लिए चाहिए। नाउ हियर इज अनदर एक्टिविटी टू शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर। टेक 2 identical tumblers, jug, soil and water. Put equal amount of soil in both the tumblers. Compress the soil of one tumbler with the help of flat surface of the other tumbler. Add water to both the tumblers gently till the tumblers are full. Now you will find that air bubbles start evolving from the soil in both the tumblers. Record the number of bubbles evolving each minute from both the tumblers. You will notice that less number of bubbles are coming up from the compressed soil. Now, an earthworm can ingest up to 36 times its own weight of soil each day. Air in the soil has less oxygen and more carbon dioxide than in the atmosphere. Now, let us look at the वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। अलग अलग सॉइल की अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिपेंड करते हैं कि किस रॉक से उनकी फॉर्मेशन हो रही है। सो द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल आर सैंड एंड क्ले। वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड एंड क्ले। अब सॉइल की ब्रॉडली स्पीकिंग 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली है सैंडी सॉइल। इसमें लार्ज साइज के सैंड पार्टिकल्स होते हैं। ये थोड़ी सी नेचर में कोर्स है। क्ले बहुत कम अमाउंट में है। जो इंटर पार्टिकल स्पेस है इस सॉइल में वो बहुत ज़्यादा है और एयर से भर जाता है। इस सॉइल में पानी और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। सो प्लांट रूट्स कैन नॉट होल्ड ऑन टू दिस सॉइल। इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद अदर सीमेंटिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट आपका आता है क्लेई सॉइल। इसमें फाइन पार्टिकल्स होते हैं क्ले के और सैंड का अमाउंट कम होता है। अब जो क्ले के पार्टिकल्स हैं वो बड़े छोटे होते हैं साइज में, तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो कम है। अब इसमें पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी है लेकिन एयर ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकता। तो ये जो सॉइल है ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज इसके अंदर रूट्स को ब्रीथ करने के लिए जो एयर चाहिए वो नहीं है। तो इससे आप पॉटरी के आइडल्स या फिर ब्रिक्स वगैरह ज़्यादा अच्छे से बना सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आपकी आती है लोमी सॉइल। इसमें जो है सैंड और क्ले ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, तो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो ना तो बहुत बड़ी है ना छोटी है, इसलिए ये राइट अमाउंट ऑफ वाटर भी होल्ड कर सकते हैं और इनमें हवा भी है। तो जो लोमी सॉइल है ये फार्मिंग और गार्डनिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। Now here is another interesting activity to study the texture of sandy, loamy and clayey soil. Take samples of sandy, loamy and clayey soil. Take handful of sandy, loamy and clayey soils. Dry them completely and sieve them to remove rocks, pebbles and straw. Add water in each sample drop by drop and knead, उनको गूंधिए इस मिट्टी को पानी से। Use the dough to make a ball, then roll the ball into a cylinder shape and make a donut shape from the rolled cylinder. Repeat the same with each sample of dough. Now, will you be able to make cylinder donut shape with all the soil samples? No. In fact, sandy soil will not form a ball and fall apart. Loamy soil will form the cylindrical donut shape but crumble easily. Clay soil does not crumble apart easily. Now, do you know what is silt? Actually, silt is a type of soil particle that is produced by mechanical weathering of rock. It is also known as rock flour or stone dust. Its size is larger than clay but smaller than sand.
Silt occurs as a deposit in flowing river beds and gets transported to plains by annual floods of rivers, creating very fertile soil. Now let us look at the properties of soil. The soil of one place can be different from the soil of another place because soils develop under a variety of conditions. Hence, to understand the nature of soil and how one soil is different from the other, geologists look at certain properties of soil. अब वो क्या हैं? सबसे पहला है absorption of water. कोई भी डिफरेंट जो सॉइल हैं उनकी वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी डिफरेंट होती है. एक एक्टिविटी करते हैं टू शो वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटीज इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉइल्स. सो टेक 3 glasses, 3 funnels, soil samples, measuring bottle, water, 3 filter papers. Now place each of the funnel over the 3 glasses. Fold the filter papers in conical shape and fit them into the 3 funnels. Put the 3 soil samples separately in the 3 funnels and label the 3 funnels as 1, 2 and 3. Now take about 250 milliliters of water in the measuring bottle. Now pour the water in funnel 1 till it starts dripping. Repeat the step 4 with funnel 2 and funnel 3. You will find different amounts of water dripping from each funnel. Hence, water levels in the 3 glasses are different. It shows different soils absorb different amount of water. Now, what is measurement of the water absorbed by the soil? Suppose the initial volume of water is V1 and V2 is the final volume of water in the measuring bottle. Then, volume of water absorbed by the soil will be equal to initial volume of the water in the measuring bottle minus final volume of the water in measuring bottle. अब ये सारे volumes आप मिलीलीटर में measure करेंगे. Since the weight of 1 milliliter water is 1 gram, therefore weight meaning V1 minus V2 milliliter is equal to V1 minus V2 in grams. Hence, percentage of water absorbed is equal to weight of water absorbed into 100 divided by weight of the soil. Now, let us look at the percolation rate of water in soil. The rate in which water moves through soil is called the percolation rate of water in the soil. Following activity will help us understand the concept of percolation rate of water in the soil. We need a 20 centimeter long and 4 centimeter diameter का PVC pipe, a beaker graduated in milliliters, water. Now select a site where there is enough soil in the ground. Place 2 centimeters of the pipe into the ground and pour 200 milliliters of water using the beaker into it. Start recording the time from the moment you pour the water into the pipe. Note the time till the entire water has percolated into the ground. The recorded time will give you the total time taken by the water to percolate into the ground. Now, how to do the calculation? Percolation rate is equal to amount of water divided by the percolation time. For example, a sample of soil took 5 minutes for 200 milliliters to percolate. Find the percolation rate of water in soil. अब कैसे करेंगे? Amount of water is 200 milliliters. Percolation time is 5 minutes. So percolation rate क्या हुआ? Amount of water divided by percolation time, that is 200 divided by 5, which is equal to 40 milliliters per minute. Now 1 cubic centimeter of soil can be the home to more than 10 lakh bacteria. Now let us look at the moisture in soil. Some moisture is always there in the soil, although the amount may differ depending on the season and location. Plant के roots जो हैं यही moisture लेते हैं. अगर soil में moisture नहीं होगा तो plants मर जाएंगे. So let us do this activity to show the presence of moisture in soil. We need soil, test tube and burner. Take soil in the test tube. Now heat the test tube over the burner. You will observe that tiny droplets of water develop near the mouth of the test tube. Now this is due to the presence of water in the soil,
which is released as vapors on heating. Now let us look at the soil and crops. जैसे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्लाइमेट है, उसी तरह से इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की सॉइल मिलती है, और जिस हिस्से में जैसी सॉइल होती है, जैसा क्लाइमेट होता है, उस तरह के क्रॉप्स ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, clayey and loamy soil which is rich in humus and retains water well, it supports the crops of cereals such as wheat and gram. On the other hand, soils which are rich in clay and organic matter have a good capacity to retain water and are ideal for growing paddy, क्योंकि paddy cultivation में पानी standing होना चाहिए field में. Then pulses require a soil which can draw water, repeat last line, ठीक है. Then pulses require a soil which can drain water easily, hence loamy soil is good for growing pulses. Now a combination of sandy and loamy soil called sandy loam drains water easily. It can hold plenty of air and is suitable for growing cotton. Now let us look at soil erosion. जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर है, वो जब रिमूव हो जाती है चाहे विंड से या रनिंग वाटर से, तब सॉइल इरोजन होती है. ये वैसे तो नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है. अब सॉइल इरोजन तभी होती है जब सॉइल बेयर हो, एक्सपोज्ड हो, और वो कब होगी? जब उस पर कुछ भी प्लांट, पौधा या वेजिटेशन ग्रो नहीं कर रहा. होता क्या है कि प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो सॉइल को बांध के रखते हैं, तो सॉइल जो है वो बंधी रहती है. अगर ये प्लांट्स के रूट्स नहीं होंगे तो सॉइल लूज हो जाएगी. अब ये जो है विंड से या पानी से बड़े इजीली या तो उड़ जाएगी या बह जाएगी. अब जो सॉइल फॉर्मेशन में जैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वैसे तो सॉइल के रिमूवल में भी उतना ज़्यादा टाइम लगता है. लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया या फिर ओवर ग्रेजिंग हो गया या पुअर फार्मिंग मेथड्स हो गया, उनकी वजह से भी सॉइल लूज हो सकती है और ज़्यादा जल्दी हम उसे खो सकते हैं. तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? सॉइल कंजर्वेशन. अगर ऊपर की जो प्रेशियस लेयर है सॉइल की, उसको बाहर जाने से या बहने से रोकना है, तो सॉइल कंजर्वेशन के बड़े सारे मेथड्स हैं. पहला क्या है? टेरेस फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग. ज़्यादातर हिली एरियाज़ में कट करके स्टेप्स बनाए जाते हैं जिसमें फार्मिंग होती है. इससे क्या है कि पानी डायरेक्टली फ्लो नहीं होता, स्टेप्स पे धीरे धीरे फ्लो होता है, तो इससे सॉइल इरोजन कम हो जाती है. नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन. जितने ज़्यादा पेड़ उगाएंगे उतने ज़्यादा उन पेड़ों के या पौधों की जो रूट्स हैं वो सॉइल को बांध के रखेंगी, तो भी सॉइल इरोजन नहीं होगा. थर्ड है सॉइल कवर. अगर सॉइल को ड्राइड वेजिटेशन या जैसे कि किसी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद जो बचा हुआ उसका वेजिटेशन है उसको सुखाकर अगर आप उससे सॉइल को कवर कर देते हैं, तब भी क्या है कि आपकी सॉइल इरोजन नहीं होगी. नेक्स्ट आपका क्या है? कॉन्टूर प्लोइंग. Farmers plow the land so that the furrows lie across the natural slopes of the land. These furrows trap water and do not allow it to flow down carrying the topsoil. Now let us see what is soil pollution. अगर सॉइल कंटामिनेट हो जाए, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आ जाएं, तब होती है सॉइल पोल्यूशन. अब इनके मेन रीजंस क्या हैं? पहला है ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स. हमारे फार्मर्स जो हैं ज़्यादा पैदावार करने के लिए जब बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, तो सॉइल की जो अपनी एक नेचुरल क्वालिटी है वो जल्दी डैमेज होती है. नेक्स्ट क्या है? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स या बड़ी सारी ऐसी मैन मेड चीज़ें हैं जो कि बड़ी जल्दी बायोडिग्रेड नहीं होती हैं. इनको जब हम फेंक देते हैं ऐसे ही, तो उससे भी हमारी सॉइल पोल्यूशन होती है और एक मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है. तीसरी है एसिड रेन.
एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन ज़्यादा बन रही हैं, और ये जो एसिड रेन्स हैं ये सॉइल के जो नेचुरल सॉल्ट्स हैं उनको बहा ले जाती हैं। इससे भी जो हमारे प्लांट्स और ट्रीज़ की ग्रोथ है उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। Let us now look at the key takeaways from this chapter. Soil is very precious natural resource which is necessary for our survival. Humus is the organic part of the soil. Soil is made up of different horizontal layers which are called horizons. Soil profile is the vertical section of soil from the ground surface to the bedrock. Different soils have different composition. Soil can be broadly classified into three types: sandy soil, clayey soil and loamy soil. The rate at which water moves through soil is called percolation rate of water in the soil. The process of removal of soil gradually by the action of wind or running water is called soil erosion. Soil pollution occurs when soil is contaminated with some impurities. So I hope the chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will be easy now.